आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, अस्थिर आग से फास्फोरस बनाने की विधि का वर्णन करें। अस्थिर आग से फास्फोरस बनाने की विधि का वर्णन करें। तो जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में जानवरों की हड्डियों या फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ध्यान रहे, फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जैसे सोना है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन लोहा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से फास्फोरस भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, फास्फोरस संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। फास्फोरस संयुक्त अवस्था में जानवरों की हड्डियों या फास्फेट के रूप में प्राप्त होता है। अब इसमें हमें जानना है कि फास्फोरस इसे अस्थिर आग से कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो जो अस्थिर आग होता है, यानी जानवरों की जो हड्डियां होती है उसका जो राख होता है, हड्डी राख जो होता है या फास्फेट एस्क या हड्डी राख को बालू के साथ गर्म करने पर, अस्थिर राख या सल्फेट को बालू के साथ 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, अस्थिर राख या फास्फेट एस को बालू के साथ 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं, अस्थिर राख या फास्फेट को बालू के साथ 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम सिलिकेट या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को पुनः कोक के साथ गर्म करने पर फास्फोरस का वाष्प प्राप्त होता है, वेपर। समझ रहे ना, यहाँ पर फास्फोरस का वाष्प प्राप्त होता है और फास्फोरस का वाष्प संघनित होकर फास्फोरस सॉलिड के रूप में यानी ठोस के रूप में प्राप्त होता है। चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं, फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में जानवरों की हड्डियों या फास्फेट के रूप में प्राप्त होता है। फास्फेट को या हड्डी राख को बालू के साथ 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को पुनः कोक के साथ गर्म करने पर फास्फोरस का वेपर यानी वाष्प प्राप्त होता है, जो संघनित होकर सॉलिड फास्फोरस बनाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में क्यों नहीं कार्य करता है। साबुन कठोर जल में क्यों नहीं कार्य करता है। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि साबुन कठोर जल में अधिक झाग क्यों नहीं देता है। साबुन कठोर जल में अधिक झाग क्यों नहीं देता है, या साबुन का कठोर जल के साथ किस प्रकार का आचरण होता है। इस तरह से भी 3 तरह से 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका आंसर वही होगा। साबुन कठोर जल में क्यों नहीं कार्य करता है, या साबुन जो है, साबुन का कठोर जल के साथ आचरण किस प्रकार का है, या साबुन कठोर जल के साथ अधिक झाग क्यों नहीं देता है। तो जो साबुन होता है, साबुन उच्च वसीय अम्लों का लवण होता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों से बने सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जो कठोर जल में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम के लवण साबुन में क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ संयोग कर कैल्शियम और मैग्नीशियम यौगिक बनाते हैं, जो अघुलनशील होते हैं। यही कारण है कि साबुन जो है कम झाग देता है तथा ज्यादा मात्रा में खर्च हो जाता है और कपड़ा भी उतना साफ नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग के तरफ भी जो कठोर जल होगा ना, जैसे उसे देखिएगा लोग कपड़ा नहीं धोते होंगे। अब तो मतलब सबके घरों पे कल ऐसा आता है, जिससे कल का पानी ऐसा आता है जिससे कि मतलब कपड़ा साफ किया जा सके, लेकिन पहले ऐसा कुछ था जो कम फीट पर, कम नीचे तक गाड़ा गया था कल,
तो उसका जो जल होता था उससे लोग कपड़ा नहीं धोते, तो उसका यही कारण था, वो कठोर जल था। तो अब होता क्या है कि साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के बने होते हैं। साबुन में सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जो जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से संयोग करते हैं, और संयोग करने के बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक बनाते हैं जो अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं, उसका अवक्षेप बन जाता है, जिसके कारण जो है व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है और कपड़ा भी अच्छे से साफ नहीं होता है और अच्छा झाग भी नहीं निकलता है। बूंदा बूंदा करके जो है छोटा छोटा टुकड़ा करके वो बाहर डायरेक्ट निकल जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एमीन जल में घुलनशील है क्यों? एमीन जल में घुलनशील है क्यों? एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है इसी गुण के कारण। एमीन जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, इसी गुण के कारण एमीन जल में घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा यह विद्युत का सुचालक होता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। एमीन जो है, एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, यही कारण है कि यह जल में घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है तथा यह विद्युत का सुचालक होता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 का बंधन विखंडन ऊर्जा Cl2 के बंधन विखंडन ऊर्जा से कम होता है क्यों? F2 का बंधन विखंडन ऊर्जा Cl2 के बंधन विखंडन ऊर्जा से कम होता है क्यों? तो जो FF बंधन की लंबाई होती है, FF बंधन की जो लंबाई होती है Cl बंधन की लंबाई से कम होती है। फिर से सुन लें, यहाँ F2 है ना, FF बंधन की जो लंबाई होती है Cl बंधन की लंबाई से कम होती है, अतः इसका विखंडन ऊर्जा जो है इससे अधिक होना चाहिए। जिसका बंधन की लंबाई कम होता है उसका विखंडन ऊर्जा अधिक, अर्थात उसको तोड़ने के लिए अधिक उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए कि कोई है जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये बंधन की लंबाई कहलाएगी। दो परमाणु होते हैं ना, दोनों परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी बंधन की लंबाई होती है। और कोई ऐसे है तो देखिए इसके बंधन की लंबाई अधिक है, इसके बंधन की लंबाई कम है। तो जिसके बंधन की लंबाई कम होती है उसका विखंडन ऊर्जा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, अर्थात उसको तोड़ने के लिए अधिक उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसका कम तो है, FF बंधन की लंबाई Cl बंधन की लंबाई से कम होता है, अर्थात F2 बंधन की विखंडन ऊर्जा Cl2 के विखंडन ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। लेकिन इसमें एक निर्जन युग्म जो इलेक्ट्रॉन होता है, निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन के कारण जो निर्जन जोड़ी होती है उसके कारण भी उसके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के कारण ही उसके बीच की दूरी कम होती है। यानी कि इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी होता है उनके बीच की जो दूरी होती है कम होती है, और वही दूरी कम होने के कारण ही F2 का विखंडन ऊर्जा जो है Cl2 के विखंडन ऊर्जा से कम हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। समझते हैं ना, मस्टर्ड सरसों, आयल मतलब समझते हैं तेल। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए, प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड, प्राइमरी एमीन क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कर आइसोथायोसाइनाइड बनाता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं, प्राइमरी एमीन क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर आइसोथायोसाइनाइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो यह अभिक्रिया
इसी अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें से सरसों के तेल जैसी गंध निकलती है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। प्राइमरी एमीन की क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर आइसोथायोसाइनाइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है और इसमें से सरसों की गंध जैसी, सरसों तेल की गंध जैसी महक निकलती है, गंध निकलती है। यही कारण है कि इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। चलिए, इसको भी नोट कर लीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।